वंदे मातरम। नमस्कार मित्रों, यूट्यूब की ऑनलाइन क्लासेज के अंदर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर अपन बात कर रहे थे एटॉमिक थ्योरी के बारे में, जिसका अपन ने बोर मॉडल तक पढ़ लिया था। अब इसमें बात करेंगे अपन तत्वों का वर्गीकरण, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब क्या है? वर्गीकरण का मतलब है कि बहुत सारे तत्वों को, समान गुणों वालों को अलग अलग समूहों के अंदर बांटना। बात आती है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो वर्गीकरण की आवश्यकता इसलिए पड़ती है, अपन बात करें जैसे कि मान लीजिए कि सन 1800 के अंदर लगभग 31 तत्व ज्ञात थे। जैसे जैसे टाइम निकला वैसे वैसे और भी तत्वों की खोज हो चुकी थी। तो 1865 तक आते आते लगभग 63 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। और वर्तमान में प्रेजेंट टाइम के अंदर देखें तो अभी वर्तमान में 118 तत्व ज्ञात है। तो इस 118 तत्वों को या फिर इन सभी तत्वों को एक साथ में अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन तत्वों का अध्ययन के अंदर आसानी और सुगमता लाने के लिए वर्गीकरण की प्रणाली अपनाई गई। अब बात करते हैं कि सबसे पहले वर्गीकरण की पद्धति किसने दी। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अनुसार अलग अलग वर्गीकरण। सबसे पहले बात आती है आपके डोबेराइनर की। सबसे पहले यदि वर्गीकरण किसी ने किया तो उसका नाम आता है डोबेराइनर का। इसने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया और फिर उन्होंने तीन तीन तत्वों के समूह बनाए और इन तीन तीन तत्वों को त्रिक बोला जाता था। क्या बोला गया? त्रिक, जिसे डोबेराइनर के त्रिक के नाम से अपन जानते हैं। क्या कहा इसने? त्रिक। उस त्रिक के अंदर उन्होंने कहा कि जो बीच वाला परमाणु है या बीच वाला तत्व है उसका परमाणु द्रव्यमान अन्य दोनों परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। कैसे? एक अपन एग्जांपल लेते हैं। पहला त्रिक इनका था लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का यदि अपन परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो होता है 7, सोडियम का होता है 23 और पोटेशियम का होता है 39। डोबेराइनर का इसने कहा कि ये जो बीच वाला परमाणु या फिर तत्व है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान है या फिर परमाणु भार है वो इन दोनों परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होता है। और इनके जो भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म भी होते हैं वो भी इन दोनों के मध्यवर्ती के होते हैं। कैसे? देखो, 39 और 60 इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे तो इसका औसत निकल जाएगा। तो जैसे देंगे तो 46/2, 2 का भाग 46 में 23 बार, यानी कि ये देख सकते हैं अपन कि बीच वाले का भाग कितना है? 23 है। इसी प्रकार दूसरा त्रिक था इनका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 40, स्ट्रोंशियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 88 और बेरियम का होता है 137। उसमें भी इन्होंने यही कहा कि बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो परमाणु द्रव्यमान के औसत के लगभग बराबर होता है। देख सकते हैं 40 प्लस 137/2 कितना आ जाएगा? 177/2। भाग लेकर देखेंगे कितना आएगा? 88.5। तो लगभग इसके बराबर था। तीसरा त्रिक इनका था क्लोरीन, ब्रोमीन और
आयोडीन। क्लोरीन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो होता है 35, ब्रोमीन का होता है 80 और आयोडीन का होता है 127। इसी का अपन देख सकते हैं बीच वाले का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर, यानी कि 35 प्लस आयोडीन का कितना 127/2 कितना आ जाएंगे 162/2। 2 का भाग 162 में 81 बार, यानी कि लगभग इसके बीच वाले के बराबर आएंगे। तो ये 3 त्रिक थे डॉबेराइनर के, जिन्होंने अपने अनुसार वर्गीकरण की एक प्रणाली दी थी। लेकिन ये डॉबेराइनर का त्रिक अधिक विकसित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी एक सबसे बड़ी कमी थी कि डॉबेराइनर केवल 3 त्रिक ही बना सका, 3 त्रिक से ज्यादा ये नहीं बना सका, इसलिए यह वर्गीकरण आगे विकसित नहीं हुआ। दूसरा जो वर्गीकरण था वो था न्यूलैंड का अष्टक नियम। दूसरा देखते हैं अपन न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखते हैं इसने क्या किया। जिस प्रकार से अपन संगीत के स्वर देखते हैं सा रे ग म प ध नी और सा, अब देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 संगीत के स्वर के अंदर पहला स्वर है वो 8वें स्वर के समान आता है। तो इन्होंने क्या कहा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया और फिर इन्होंने कहा कि प्रत्येक पहला तत्व है वो 8वें तत्व के समान गुणधर्म दर्शाता है। जैसे कि बात करते हैं अपन यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। उसके बाद में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। और उसके बाद में पोटेशियम। अब देखना, यानी कि लिथियम है, लिथियम पहला प्रथम तत्व है, उसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां, वापस 8वां तत्व यहाँ पे लेके आए। यानी कि लिथियम और सोडियम ये दोनों समान गुणधर्म दर्शाते हैं। यानी कि न्यूलैंड ने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में इन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया और देखा कि पहला तत्व है वो 8वें तत्व के समान गुणधर्म दर्शाता है, इसलिए इसका नाम दे दिया अष्टक नियम। अब देख सकते हैं लिथियम, सोडियम और पोटेशियम इन तीनों के भौतिक गुणधर्म है वो समान होते हैं। इसी प्रकार बेरियम और मैग्नीशियम के भी भौतिक गुणधर्म या फिर रासायनिक गुणधर्म समान होंगे। इसी प्रकार बोरॉन और एल्यूमिनियम के भी समान, इसके भी समान, इसके भी समान, इसके भी समान और इसके भी समान। यानी कि प्रत्येक तत्व के लिए अगला 8वां तत्व इसके समान गुणधर्म दर्शाता है। यदि इसकी बात करें तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 8वां, वापस इसके बाद में 8वां तत्व उसी के समान गुणधर्म दर्शाता है। लेकिन ये न्यूलैंड का अष्टक भी विकसित नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो अष्टक नियम है वो कैल्शियम तक ही लागू होता है, यानी कि परमाणु क्रमांक 20 तक ही लागू होता है, आगे यह नियम लागू नहीं होता है। तो ये वर्गीकरण की इस प्रणाली को भी ज्यादा तवज्जो नहीं मिला था। नेक्स्ट आता है आपके मेंडेलीव की आवर्त सारणी। सबसे पहले यदि किसी ने आवर्त सारणी दी है तो उसने भी मेंडेलीव ने दी है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी परमाणु द्रव्यमान के
आरोही क्रम में तत्वों को व्यवस्थित किया। मेंडेलीव के समय लगभग 63 तत्वों की खोज की जा चुकी थी। मेंडेलीव ने क्या किया, अपनी आवर्त सारणी के अंदर एक नियम दिया कि जिसको कहते हैं मेंडेलीव का आवर्त नियम। क्या नियम था? यह नियम था कि तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि मेंडेलीव ने यह कहा कि तत्वों के जो भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म है वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, यानी कि परमाणु द्रव्यमान के आधार पर परिवर्तित होते हैं। अब बात करते हैं कि मेंडेलीव की जो सारणी है उसकी विशेषताएं क्या थी। तो पहली विशेषताएं कि मेंडेलीव ने जो अपनी आवर्त सारणी बनाई थी उसमें तत्वों के अंदर दो पंक्तियां बनाई। एक बने ऊर्ध्वाधर पंक्तियां जिसको उन्होंने क्या कहा, वर्ग कहा, और दूसरी बनी थी क्षैतिज पंक्तियां जिनको उन्होंने क्या कहा, आवर्त कहा। यानी कि ये ऊर्ध्वाधर पंक्तियां और इस प्रकार से क्षैतिज की पंक्तियां, जिसके अंदर ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को वर्ग कहा गया और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा गया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अंदर वर्गों की संख्या थी 8 और आवर्त की संख्या थी 6। दूसरी विशेषता यह थी कि मेंडेलीव ने जो तत्वों को या फिर परमाणु को व्यवस्थित किया वो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किया। हालांकि किसी जगह पर परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम की पालना नहीं की गई थी। जैसे कि कोबाल्ट और निकल की बात करें तो कोबाल्ट को निकल से पहले रख लिया गया था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता यह थी कि मेंडेलीव ने अपने आवर्त सारणी के कुछ रिक्त स्थान छोड़े थे और उस रिक्त स्थान पर भविष्यवाणी की कि भविष्य में वैसे तत्व खोजे जाएंगे और उन तत्वों का नाम भी दे दिया। नाम कैसे दिया था? उसके जस्ट पहले आने वाले तत्वों के आगे एक का उपसर्ग लगाकर, जैसे कि एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम और एका सिलिकॉन। इस प्रकार से उन्होंने नाम दे दिया। तो उसके बाद में ये तत्व स्कैंडियम, टाइटेनियम और जर्मेनियम, इन तत्वों के रूप में इनकी खोज भी की जा चुकी थी। तो ये थी मेंडेलीव की आवर्त सारणी की कुछ विशेषताएं। लेकिन मेंडेलीव की आवर्त सारणी भी अधिक विकसित नहीं थी। कुछ हद तक तो यह सही थी लेकिन आगे यह लागू नहीं हो पाई। तो इसकी कुछ कमियां थी, वो कमियां देख लेते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी की मुख्य रूप से कमियां क्या थी? कमी ये थी कि मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को स्थान नहीं दे पाया। दूसरा, मेंडेलीव अपनी आवर्त सारणी के अंदर समस्थानिकों का स्थान निर्धारण नहीं कर पाया था। और तीसरा था कि कुछ जगह पर ऐसे था कि समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रख दिया और असमान तत्वों के गुणधर्म वाले तत्वों को एक ही आवर्त में रख दिया। ये तीन इनकी सबसे बड़ी कमियां थी। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।